नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढांडियाल। 5 अगस्त आने वाला है और इसके लिए रामनगरी अयोध्या में तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम प्रशासनिक अमला भी तैयारियों को देख रहा है। रंगाई पुताई से लेकर साफ सफाई तक का काम जारी है। ऐसी तैयारी है कि जिस दिन पीएम मोदी अयोध्या भूमि पूजन के लिए आएंगे उस दिन पूरी रामनगरी में दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री का नाम लिखी चांदी की ईंटें भी अयोध्या पहुंचने लगी हैं और इन ईंटों पर मुहूर्त की टाइमलाइन दर्ज है। ईंट पर 5 अगस्त 2020 के साथ साथ समय 12:15 और 15 सेकंड शुभ मुहूर्त लिखा गया है। बताया जाता है कि इन्हीं ईंटों से पीएम मोदी विधिवत शिलान्यास कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य कमल नयन दास ने बताया कि इस तरह की कई चांदी की ईंटें दिल्ली समेत अलग अलग स्थानों से आई हैं। अब ये प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो चांदी की ईंट से शिलान्यास करते हैं या पत्थर की शिला से या फिर किसी ईंट से। लेकिन इन सब ईंटों पर तारीख दिनांक 5 अगस्त 2020 समय 12:15 और 15 सेकंड शुभ मुहूर्त अंकित है। साथ ही इसे भेजने वाले का अलग अलग नाम भी इस पर अंकित है, वो दर्ज है। लेकिन इसी बीच अयोध्या से ही एक बड़ी खबर आपको ये दे दें कि मौसम लगातार खराब हो रहा है। अयोध्या में मौसम खराब है और अयोध्या में रात से बारिश हुई है। सुबह से ही बरसात का मौसम है और बारिश हो रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारियों के साथ। शैलेश, एक तरफ तैयारियां तेजी से चल रही हैं, कम दिन बचे हैं, तैयारियां बहुत ज्यादा करनी है, दूसरी तरफ मौसम, तो क्या मौसम किसी तरह का कोई खलल डाल रहा है तैयारियों में? बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, जो मौसम ने करवट ली है इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर तैयारियों को लेकर। वैसे तो कल भी बरसात हुई थी, लेकिन कल जब बरसात हुई तो वो सुबह के वक्त हुई और कुछ समय बाद रुक गई। इसकी वजह से चीज़ें बहुत प्रभावित नहीं थी। लेकिन अब आज जिस तरह से बरसात हो रही है, जितनी मूसलाधार बरसात हो रही है, इसकी वजह से फिलहाल जो सफाई कर्मी लगे हुए थे उन्हें अपना काम रोकना पड़ा। इसके अलावा जो साउंड सिस्टम का काम हो रहा था, जो लाइट्स लगाने का काम हो रहा था, ये सारे काम क्योंकि समय कम है इसलिए सुबह से ही शुरू हो जाते हैं, दिन रात चलते हैं। लेकिन इस समय फिलहाल उनको अभी रोका हुआ है थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं राजू आपको कि किस तरह से लगातार बरसात हो रही है यहाँ पर। और अभी भी बादल जिस तरह से छाए हुए हैं आकाश में, उसे देखकर ये लगता है कि बरसात अभी फ़िलहाल रुकने वाली नहीं है। और मौसम विभाग का भी अलर्ट है कि अभी आने वाले 2-3 दिन और ऐसा मौसम रह सकता है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह के हालात रहे तो तैयारियां जो हैं उनको वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। क्योंकि बाहर चाहे लाइटिंग लगानी हो, चाहे मंदिरों पे लाइट्स लगाने का काम हो, चाहे साफ़ सफाई का काम हो, ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब बरसात रुकी होगी। तो बहरहाल सभी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि तो जब बरसात हल्की होती है तो बरसात उसमें हो रही जरूर है, कर्मचारी जो तो है लाइटिंग कब लगेगी? जो द्वार बन रहे हैं, जो रंगाई पुताई, जो पेंटिंग का काम चल रहा है, क्या उस पर असर पड़ा? क्या बारिश के वक्त में रोक दिया जाता है? और कई बार बारिश की वजह से जो पेंटिंग आधी हो रखी होती है तो वो खराब हो जाती है। तो किस तरह से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है वहां पर? देख, बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, इस समय अगर हम बात करें, देखिए अभी तो बिल्कुल सुबह का वक्त है, इसलिए साफ़ सफाई का काम ज़रूर चल रहा था। जो लाइटिंग का काम है उसको लेकर कुछ लोग थे और जो गेट बनाने का काम है, लेकिन पेंटिंग वाले लोगों का काम वैसे भी थोड़ा सा देर में शुरू होता है, लेकिन इस समय उसको भी उन्हें रोकना पड़ा है। हालांकि पेंट्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं इन दीवारों पर, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं शायद, क्योंकि यहाँ पर बरसात के बाद हमने देखा कि जो पेंटिंग कल रात में हो रही थी उस पेंटिंग पर फिलहाल कोई असर नहीं है, बरसात का अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो जाहिर है कि जितना काम हुआ है वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन आगे काम कैसे होगा ये एक चुनौती ज़रूर है सभी के सामने, चाहे वो पेंटिंग करने वाले हो, चाहे साफ़ सफाई करने वाले लोग हो, चाहे लाइटिंग व्यवस्था के हो, चाहे सड़क के निर्माण से जुड़े हो, चाहे वो लोग साउंड सिस्टम वाले हो। तो सभी के लिए एक चुनौती तो बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव इस समय है। बिल्कुल शैलेश, एक परीक्षा भी है। आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो परीक्षा ये है कि हम तो बारिश कराएंगे और आप इस चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करके दिखाइए। बहरहाल दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं लगातार लगे हुए हैं, अयोध्या को सुंदर बनाने का काम चल रहा है। तो मंदिर निर्माण के लिए तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं, लेकिन इसकी गूंज
सात समंदर पार अमेरिका तक में है। वहां पर रह रहे भारतीय मूल के लोग भी इस शुभ घड़ी को बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का भी कहना है कि इसमें हर एक समुदाय के लोगों को सहयोग करना चाहिए। जब वो भारत आएंगे तो श्री राम नाम की ईंट लेकर अयोध्या जाएंगे। आजकल बहुत ज़्यादा तेजी से राम जन्मभूमि के शिलान्यास भूमि पूजन की खुशी महसूस हो रही है। और मेरा विचार है कि जो भी डेट 5 अगस्त चुनी गई है भूमि पूजन के लिए, उसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए और एक साथ सबको आके तन मन धन से समर्पण करना चाहिए था। ये विधि का विधान है कि सब लोग एकजुट होके इसमें साथ दें। और जिन लोगों का विचार है कि समय अच्छा नहीं है, तो उनसे मुझे एक क्वेश्चन करना है, क्या उन लोगों को ये पता था कि कोविड-19 आने वाला है 2 साल पहले? तो उन्होंने सचेत क्यों नहीं किया? राम सत्य हैं, पुरुषोत्तम राम सत्य हैं और मंदिर बनने में और उनके भूमि पूजन में हमें नहीं लगता कि किसी को समाज में बंटवारा करने का हक है। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस अच्छे समय में हिंदुस्तान कुछ परिस्थितियों की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे हाथ में राम नाम की ईंट होती और मैं तन मन धन से अयोध्या नगरी में अपना समर्पण करता और मैं उनकी सेवा करता। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तारीख तय हो गई है। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री के खुद अयोध्या जाने का विरोध किया जा रहा है और इसके लिए संविधान का सहारा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने पर किसे है आपत्ति, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या तैयार है और सबको अब 5 अगस्त की उस घड़ी का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि में पहली शिला रखकर रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का श्री गणेश करेंगे। लेकिन जिस शुभ घड़ी के लिए अयोध्या और रामलला के करोड़ों श्रद्धालुओं ने करीब 500 साल से ज्यादा समय तक प्रतीक्षा की, अब उसे लेकर भी राजनीति गरमाने लगी है, क्योंकि राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए अयोध्या जाने वाले हैं। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी मस्जिद वापस मांगने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचेगी। वो फंक्शन जो होने जा रहा है उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। यकीनन हर प्रधानमंत्री को अगर वो किसी मज़हब को मानता है तो उसको उस पर मज़हब पे चलने का पूरा इख्तियार है, मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है। एक तरफ ओवैसी प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने पर ऐतराज जता रहे हैं, तो केरल से सीपीएम सांसद विनय विश्वम ने अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम को दूरदर्शन पर प्रसारित करने का विरोध करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है। लेकिन राम मंदिर भूमि पूजन में पीएम मोदी के शामिल होने और उसके प्रसारण को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और सीपीएम सांसद के विरोध पर भाजपा ने पलटवार करते हुए उनकी मंशा पर सवाल उठाए हैं। वामपंथी शुरू से ही भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए सभी पक्षों का विरोध करते रहे हैं। उनमें सिर्फ नास्तिकता का ही भाव नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र विरोध का भाव है। जो लोग राम मंदिर के भूमि पूजन के प्रसारण का विरोध कर रहे हैं, वे हिंदू विरोधी चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा
करीब 500 विशेष मेहमानों के शामिल होने का कार्यक्रम है। लेकिन अब प्रधानमंत्री के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पर विपक्ष के विरोध और आपत्तियों से एक बार फिर अयोध्या को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बिजनौर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पर 25,000 का इनामी वकील गिरफ्तार किया गया। 20 दिसंबर 2019 को दंगा भड़काने का इस वकील पर आरोप है। यही 25,000 का इनामी वकील गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद इस वकील का नाम है। ये दंगा भड़काने का आरोपी है जावेद आफ्ताब। अब पुलिस ने आरोपी जावेद आफ्ताब को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक पिस्टल, 32 बोर, 80 कारतूस बरामद किए। सरफराज हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। सरफराज, बताइए कहां से गिरफ्तार हुआ, किन परिस्थितियों में, कब से यहां पर था, और इसके बारे में भी, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी दर्शकों को बताएं। देखिए, जो जावेद आफ्ताब है ये वरिष्ठ वकील है और बिजनौर कोर्ट ये प्रैक्टिस करता आ रहा है। और 20 दिसंबर 2019 को जो एनआरसी सीए को लेकर के जो विरोध हुआ था, इसको लेकर के ये मुख्य आरोपी है और दंगा भड़काने का इसका आरोप है। और जब से 25,000 रुपए का पुलिस ने इसके ऊपर इनाम रखा था, फरार चल रहा था। कल शाम जो है अलीगढ़ से आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया है, जहां पर उसे जेल भेज दिया गया है। जी, आपके इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबर अब कानपुर से, जहां पर विकास दुबे के भाई की पत्नी समेत 16 पर एफआईआर दर्ज हुई है। बिकरू और भीटी गांव में राशन वितरण में धांधली का इन पर मामला है। ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से दे दें। विकास दुबे के भाई की पत्नी समेत 16 पर एफआईआर दर्ज हुई है और इन पर बिकरू और भीटी गांव में राशन वितरण में धांधली गबन का मामला है। दोनों गांव के प्रधान और कोटेदारों समेत 16 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्ति निरीक्षक बिल्हौर ने चौबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रभात हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी और अपडेट्स देंगे। प्रभात, पूरा का पूरा मामला समझाइए। आपको बताना चाहूंगा कि विकास का जो मामला था उसको लेकर लगा था जो कार्रवाई है वो जरूरी है। अगर इस कार्रवाई को लेकर बात की जाए तो जिस तरह से जो मुठभेड़ में एक शख्स गिरफ्तार किया गया था, वो वहाँ पर जो कोटा था, जो राशन का दुकान थी उसको चलाता था और वहाँ पर गाँव की जो प्रधान थी और विकास दुबे की भाभी जो वो वहाँ पर वो प्रधान थी। लिहाजा वहाँ पर जो लोग थे उनको राशन मुहैया नहीं हो पा रहा था और जो खास लोग थे विकास दुबे के, उनको ही राशन मिल रहा था। इसके चलते जांच की जा रही थी और जांच में पाया गया कि जो कुछ लोग थे, जो दया शंकर और जो उनकी भाभी है जिसके नाम के जो प्रधान है और जो कोटेदार थे, इन लोगों की संलिप्तता थी और ये लोग राशन में देने में लोगों से धांधली कर रहे थे। लिहाजा जो पूर्ति निरीक्षक है उसके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर 2 गाँव के प्रधानों समेत जो लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। लगभग 16 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब आपको देते हैं कोरोना का अपडेट। यूपी में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में कितने केसेस आए हैं वो आप जान लीजिए। एक दिन में 3,490 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं और 41 मौतें हुई हैं, जिसके बाद से आंकड़ा अब 74,000 के करीब पहुंच चुका है। वहीं लखनऊ की बात करें, यहां पर थोड़ी राहत जरूर मिली है। एक दिन में आने वाले कुछ केसेस कम जरूर हुए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी भी एक्टिव केसेस की बात करें तो उस मामले में लखनऊ अव्वल है। लखनऊ में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। प्रयागराज में 125 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं और कुल मिलाकर 3490 यानी कि करीब 3500 केसेस एक दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में मिले, जबकि 41 लोगों की मौत भी हो गई है। अनुभव हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। अनुभव, करीब 3500 का ये आंकड़ा इसमें कोई शक नहीं, ये चिंताजनक है, लेकिन वो कौन कौन से जिले हैं जो इन नंबर्स को ज्यादा बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल राजीव, बीते 24 घंटे में 3490 तकरीबन 3500 नए मामले मिले हैं, लेकिन ये भी देखना है कि 92,000 बीते 24 घंटे में टेस्ट हुए और उसमें तकरीबन 3500 जो मरीज़ हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। सबसे ज़्यादा जो मरीज़ बीते 24 घंटे में निकले वो कानपुर शहर में मिले हैं सबसे ज़्यादा, और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे प्रदेश में कानपुर में सबसे ज़्यादा मरीज़ मिले हैं।
6 दिनों बाद ऐसा हुआ है, लखनऊ के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है कि 300 से कम मरीज मिले हैं। 247 मरीज लखनऊ में मिले, लेकिन अभी भी पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव केस अगर कहीं है तो वो राजधानी लखनऊ में है। देखिए, अंदाज़ा राजीव इस बात से लगाइए, 30 जून की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में तकरीबन जो मामले थे वो 23,000 थे, और आज यानी आज जब 29 जुलाई है तो पूरे मामले जो बढ़कर तकरीबन 74,000 के आसपास पहुंच गए हैं, यानी कि 50,000 मामले जो है वो महज 29-30 दिनों में बढ़े हैं। तो रफ्तार आप ये देखिए कि किस तरीके की कोरोना की रफ्तार है, और 24 घंटे में 41 मरीजों की दुखद मृत्यु भी हुई है कोविड-19 के चलते। तकरीबन 1500 के आसपास जो मृत्यु हम कहें तो पूरे प्रदेश में अब तक हो चुकी है कोविड-19 के चलते। लेकिन ये ज़रूर है कि पूरा फोकस अब ये है कि टेस्टिंग को कैसे बढ़ाया जाए। यूपी पहला राज्य बना जिसने एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए। बीते 24 घंटे में तकरीबन 92,000 टेस्ट किए, और अब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हर दिन 1.5 लाख टेस्ट किए जाएँ पूरे प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा 1 लाख टेस्ट एंटीजन टेस्ट किए जाएँ। RT-PCR तकरीबन 45,000 टेस्ट किया जाए, और जो ट्रूनेट मशीन है उनसे भी तकरीबन 2,500 से 3,000 टेस्ट हर दिन किए जाएं। तो देखिए, कोविड से बचाव के लिए यही सबसे बेहतर तरीका है। जब आप टेस्ट करेंगे आपको पता चलेगा कौन व्यक्ति संक्रमित है, कौन नहीं संक्रमित है। जहां संक्रमित लोग मिलेंगे वहां पर तमाम इंतजाम करेंगे, तभी इस कोविड से लड़ाई लड़ी जा सकती है। राजीव जी, अनुभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार की अपनी एक तरफ कोशिशें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये लोगों की जिम्मेदारी, और लोगों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो उचित दूरी बनाए रखें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। कोरोना टेस्टिंग की बात करें तो कोरोना टेस्टिंग भी बढ़ी है, 1 लाख का रिकॉर्ड अपने नाम किया है यूपी सरकार ने। दूसरी तरफ अब मकसद ये है कि इसको बढ़ाकर 1.5 लाख के करीब किया जाए। कोरोना टेस्टिंग के मामले में तेजी लाते हुए अब उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा टेस्ट टेस्टिंग करने वाला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 1 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को एक दिन में 1.5 लाख कोरोना के टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि तेजी से कोरोना मरीजों की पहचान कर उन्हें इलाज दिया जा सके। उत्तर प्रदेश ने कोरोना के एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ निर्देश दिए हैं कि यूपी में एक दिन में अब 1.5 लाख टेस्ट किए जाएं। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3490 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है जब कानपुर शहर में सबसे ज़्यादा मामले 24 घंटे में देखने को मिले हैं। वहीं लखनऊ दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा केसेस के मामले पर पहुंचा है। अब तक कुल जो मरीज रिकवर हो गए हैं उनकी संख्या तकरीबन 45,000 के आसपास है, और जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या लगभग 28,000 के आसपास है। बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में 1688 मरीज ठीक हुए हैं, अपने घर गए हैं, और तकरीबन 1400 से ज़्यादा जो मरीज हैं उनकी कोविड-19 के चलते मृत्यु हुई है। लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, क्योंकि टेस्ट करने से ही इस संक्रमण को रोका जा सकता है। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और एक बड़ी खबर नोएडा से, आज से नोएडा स्टेडियम खुल जाएगा। ये बड़ी खबर देते हैं कि नोएडा स्टेडियम आज से खुल गया है, और नियम और कुछ शर्तों के साथ स्टेडियम को खोलने की मंजूरी मिली है। सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, फिर उसके बाद शाम को 4 बजे से 8 बजे तक ये स्टेडियम खुलेगा। यानी कि कुछ नई गाइडलाइंस के साथ ये खुला है। सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन करना होगा। और बिना देर किए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी का, वो और ज़्यादा जानकारियाँ इस पर देंगे। अविनाश, जो नई गाइडलाइंस के साथ खोला गया नोएडा स्टेडियम को, या बताएं दर्शकों की वो गाइडलाइंस क्या हैं, वो नए शर्तें, वो नए नियम क्या हैं? अविनाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल राजीव, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। अविनाश, दर्शकों को बताएं वो नए नियम, वो गाइडलाइंस, वो शर्तें क्या हैं जो नोएडा स्टेडियम को खोलने से पहले लगाए गए हैं। जो भी वहां पर जाएगा उसको किन नियमों का पालन करना होगा?
बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो नोएडा प्रशासन ने आज से नोएडा वासियों के लिए नोएडा स्टेडियम को खोल दिया है। जो महत्वपूर्ण नियम है वो उसमें ये है कि आपको नोएडा स्टेडियम में प्रवेश करते वक्त आरोग्य सेतु ऐप दिखाना होगा। इसके साथ साथ मुंह पर मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए आपके पास और पानी की बोतल आपकी स्वयं होनी चाहिए। और स्टेडियम को अगर अभी बात करें तो इंडोर स्टेडियम नहीं खोला गया है, आज केवल आउटडोर पार्ट्स खोले गए हैं। जो मैदान है उसको खोला गया है। यहाँ पे आने वालों की संख्या आज काफ़ी कम है क्योंकि लगातार घास बढ़ी हुई है। पिछले 4 महीनों से स्टेडियम बंद था, तो आज साफ सफाई का भी कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। जो इंडोर पार्ट है उसको भी साफ सफा किया जा रहा है कि जिससे कि जो खिलाड़ी हैं वो इंडोर स्टेडियम में भी जाके प्रैक्टिस कर सके। तो आज से ये खोला गया है, लिहाजा खिलाड़ियों ठीक है अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन मास्क पहनना, आरोग्य सेतु ऐप, अपनी पानी की बोतल, मास्क आप लगा कर रखें और साथ ही साथ सैनिटाइजर आपके पास होना ही चाहिए। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और खबरें। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर संजीत हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जो हम आपको दे रहे हैं। कोर्ट से 3 अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में लिया गया। कोर्ट से 3 अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी मिली है और 3 अभियुक्तों के लिए 2 दिन की रिमांड मिली है। जिस वक्त बड़ी खबर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और एक छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।